स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर मुग़ल बादशाहों के अंदर सबसे ज़्यादा निकम्मा, नाकारा, अय्याश, घटिया इंसान अगर कोई था, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन क्या करें, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर मन नहीं मानता, क्योंकि कुछ मन की भड़ास निकल चुकी होती है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शाह के बारे में। ये सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, ही गॉट द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से गद्दी पर बैठा और 18 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। लेकिन प्रॉब्लम की बात समझिए, असलियत में ये जब गद्दी पर बैठा उसी टाइम पर बाजी राव फर्स्ट जो था वो पेशवा बना था। वो पेशवा बना और 1720 के अंदर उसकी एज भी लगभग 19 या 20 साल थी। यानी ये दोनों के दोनों सेम एज थे। ये जो था वो ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ हिज टाइम था, ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ हिज टाइम। ये अपने समय का सबसे महान योद्धा था और मोहम्मद शाह रंगीला सबसे बड़ा अय्याश अपने टाइम का था। मोस्ट प्लेजर लविंग पर्सन ऑफ इट्स टाइम, प्लेजर लविंग पर्सन ऑफ इट्स टाइम, पर्सन ऑफ इट्स टाइम। अब ऐसी सिचुएशन में सोच कर देखिए, ये भारत अपने समय का सबसे बड़ा अय्याश आदमी था और इसीलिए लोग इसे रंगीला कहकर पुकारते थे। इसकी हरकतें बड़ी ज़बरदस्त थी। औरतों के पास या जनान खाने के अंदर, जिसे आप कहो कि हरम के अंदर, ये लोग जो हैं ये जाता था और 3-3 महीने तक अफीम पी के पड़ा रहता था। औरतों के साथ इसकी खूब जमती थी। आदमियों के बारे में इसके विचार अच्छे नहीं थे। और यकीन मानिए असली सिचुएशन ये थी कि ये मतलब हद अय्याशी के चलते, नशे में डूबे रहने के चलते हो क्या रहा है पता नहीं। ये उस समय पर बना जब ये बना गद्दी पर बैठा, उस टाइम को भी अगर आप नॉर्मली सिचुएशन को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1712 के अंदर जब ये गद्दी पर बैठा, उस टाइम पर 1719 या 1720, इस टाइम पर जब भी मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, तो शॉर्ट में समझ लीजिए मराठास जो हैं वो अभी भी साउथ में ही थे, वो नॉर्थ में नहीं थे। मराठा अभी भी साउथ में ही थे, वो अभी तक नॉर्थ में नहीं आया था। बंगाल भले ही अलग हो गया था, लेकिन बंगाल कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली को सॉवरन मान रहा था। सिखों के ऊपर कंट्रोल था और सिख जो थे अभी भी डिमोरलाइज्ड स्टेट में थे। लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा नॉर्थ इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के अंदर अभी भी मुगलों का दबदबा था, मुगलों का वर्चस्व था। राजपूत अभी भी मुगल दरबार की तरफ देख रहे थे। तो दोस्तों, असलियत में राजपूत अभी भी लॉयल थे। राजपूत जो थे वो अभी भी लॉयल बने हुए थे। राजपूत अभी भी क्या थे? लॉयल थे। अगर आप देखें दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन अभी भी ताकतवर था। मुगल आर्टिलरी जो है इसका अभी भी कोई जवाब नहीं था।
ऑफिसर्स अभी भी लॉयल बनने के लिए तैयार थे। अल्टीमेट लेवल पर सोचकर देखिए, ऑफिसर्स अभी भी लॉयल रहने के लिए तैयार थे। और उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूं 1720 के आसपास की, जब मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इसके पास दिमाग होता और ये चाहता कि सिचुएशंस को कंट्रोल करे, तो असलियत में सारी सिचुएशंस इसके 30 लॉन्ग ईयर्स यानी 30 साल लंबे कार्यकाल के तहत, अगर आप समझें 30 साल लंबे कार्यकाल यानी राज के चलते मोहम्मद शाह सिचुएशंस को हैंडल कर सकता था। मोहम्मद शाह जो कि लगभग 30 साल तक रूल कर रहा था, यहां एनसीईआरटी साफ शब्दों में लिखती है, लास्ट चांस ऑफ सेविंग द एम्पायर। ये साम्राज्य को बचाने का आखिरी चांस था। क्योंकि अभी समझिए मामला क्या था कि असलियत में रजीम बिगिन, मुगल प्रेस्टीज अमंग द पीपल वाज स्टिल हाई, यानी मुगलों की जो प्रेस्टीज थी लोगों के बीच में वो अभी भी ऊंची थी। मुगल आर्मी यानी मुगल आर्टिलरी अभी भी ताकतवर थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रोकन डाउन नहीं हुआ था। मराठा सरदार्स अभी भी अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए थे। राजपूत राजाज कंटिन्यू टू बी लॉयल टू द मुगल डायनेस्टी। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्रॉन्ग एंड फोर-साइटेड रूलर्स, strong and four-sighted ruler supported by nobility conscious of its peril must have been saved the situation। और अभी भी है, वो अभी भी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम दोस्तों सबसे बड़ी ये थी कि मोहम्मद शाह वॉज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट। मोहम्मद शाह वॉज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट, यानी जो परिस्थितियों को चाहिए था वो व्यक्ति मोहम्मद शाह नहीं था। मोहम्मद शाह वो व्यक्ति नहीं था जो परिस्थितियों को चाहिए था। वो वीक माइंडेड, मंद बुद्धि, यानी राजा बनने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो उसके पास नहीं थी। इसीलिए कहा गया वीक माइंडेड, मंद बुद्धि, फ्रिवेलस एंड ओवर फाउंड ऑफ लाइफ ऑफ ईज एंड लग्जरी, अय्याश और जीवन को संतुष्टि से जीने वाला व्यक्ति ये था। नेग्लेक्टेड द अफेयर्स ऑफ स्टेट, राज्य के कार्यों को इसने नेग्लेक्ट कर दिया कि नॉट इंटरेस्टेड। और सबसे बड़ी बात यह है, अपने निजाम उल मुल्क जैसे कंपीटेंट यानी योग्य शासक या योग्य अधिकारी के होते हुए भी इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी खास बात क्या, मजे की बात ये कि अंडर द इनविल इन्फ्लुएंस ऑफ करप्ट एंड वर्थलेस फ्रेटरर्स, कैन यू इमेजिन शब्द क्या यूज किए जा रहे हैं एनसीईआरटी के द्वारा, जबकि एनसीईआरटी ये जो विपिन चंद्रा ने लिखी ये बहुत ही सेक्युलर या यूं कहें कि बैलेंस्ड फॉर्म में है। अगर कोई बैलेंस्ड राइटर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, और मजे की बात यह है ये जो शब्द स्टार बना रहा हूं आंसर राइटिंग के अंदर, अगर कोई गलती से क्वेश्चन आ जाए या कोई एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ हो कि किसी पर्सनैलिटी को कि भारत गुलाम क्यों हुआ और मुगलों के बारे में गालियां वालियां बकनी हो, तो गालियां बकने की ये नहीं होती कि बिल्कुल ही पूरे परिवार की महिलाओं को घसीट लाया जाए। गालियां इतना भी बहुत है कि आप करप्ट हैं या फिर आप वर्थलेस फ्रेटरर्स यानी एक जो किसी काम के नहीं होते निकम्मे चाटुकारों के दम पे आप क्या कर रहे हैं, इंट्रीग्यूड अगेंस्ट हिज ओन मिनिस्टर्स, अपने ही मंत्रियों के खिलाफ इसने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात सोचकर देखिए दोस्तों, ही इवन शेयर्ड इन द ब्राइब्स टेकन बाय हिज फेवरेट कॉर्टियर्स। सोचकर देखिए, अपने ही राज्य के मंत्रियों ने जो रिश्वत ली थी उस रिश्वत में भी ये हिस्सा लेता था। सोचकर देखिए, अपने ही अधिकारियों के
रिश्वत में भी ये हिस्सा लेता था। तो अंदाजा लगाकर देख सकते हैं मामला कितना ज्यादा खराब हो चुका था। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, जो खिवैया ही नैया को डुबोए, तो कोई क्या करे। जब नाव चलाने वाला ही नैया को डुबोने पर तुल जाए तो कोई क्या करे। जब प्रधानमंत्री ही देश को डुबोने पर तुला हो, जब राजा ही देश को डुबोने पर तुला हो, तो उस साम्राज्य का कुछ नहीं हो सकता। वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा होता है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। और यही सिचुएशन यहां है, और यही रीजन है ड्यू डिस्गस्टेड विद द फिकल माइंडेडनेस एंड सस्पिशियस नेचर ऑफ एम्परर एंड कॉन्स्टेंट क्वारल्स ऑफ द कोर्ट, यानी दरबार में रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर और नवाब के निकम्मेपन, नकारापन और शक की वजह से जो निजाम उल मुल्क था, अब वो सोचकर देखिए यहां पर शब्द नजर आते हैं जिनकी वजह से भारत गुलाम हुआ। निजाम उल मुल्क जो था वो दिल्ली छोड़कर साउथ की तरफ चला गया और वहां पर उसने हैदराबाद बसाया। यहां एक लाइन अक्टूबर 1724 में उसने हैदराबाद बसाया, और यहां एक लाइन जो है मेरे हिसाब से ये मुगल एम्परर की जो बर्बादी है उसको लिखते हुए बेस्ट लाइन होगी कि हिज डिपार्चर वाज सिंबॉलिक ऑफ द फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी एंड वर्च्यू फ्रॉम द एम्पायर, के निजाम उल मुल्क का दरबार से निकल जाना, निजाम उल मुल्क का दरबार से निकल जाना, दरबार से वफादारी और मूल्यों के निकल जाने के रूप में था। वो एक प्रतीक था कि दरबार से वफादारी और मूल्यों का नाश हो चुका है, अब दरबार में कुछ नहीं बचा है। और यहां दिस वॉज द फैक्ट दैट फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर हैड बिगन। लोग पूछते हैं हम गुलाम क्यों हुए। हम गुलाम लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं हुए, हम असलियत में इन छोटी छोटी लाइनों में मिलेगा कि हम गुलाम कैसे हुए। एनसीईआरटी पढ़ने का ये तरीका है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस है। लोग इसमें फैक्ट ढूंढते हैं, फैक्ट थोड़ा ना है, असलियत में यही तो कंसेप्ट है। और यहीं से आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं, चाहे मेंस हुआ चाहे इंटरव्यू हुआ। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जितने स्टूडेंट्स हैं या जिसने हिस्ट्री एमए हिस्ट्री पीएचडी हिस्ट्री या कुछ भी कर रखी है, और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि मुगल एम्पायर डिस्कस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, उसके अंदर एक वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा कंपैटिबल था, सबसे ज्यादा योग्य था, वो गद्दी छोड़कर या यूं कहीं अपना घर अपना जगह छोड़कर जाने लग रहा है। और अदर पावरफुल एम्बिशियस नोबल आल्सो बिगन टू यूटिलाइज देयर एनर्जीज फॉर कार्विंग आउट सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट। यहां से पहली बार अर्ध स्वायत्त राज्य बनने शुरू हो गए। इसी का एग्जाम्पल बंगाल की फॉर्म में आप पहले देख सकते हैं, देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद हैदराबाद जो है वो बनता है, फिर अवध बनता है, फिर रुहेलखंड बनता है, फिर बुंदेलखंड बनता है, फिर उसके बाद राजपूतों ने भी अपने सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट डेवलप करने शुरू कर दिए और पूरी सीरीज चालू हो जाती है। और यहीं से डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर बिगन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर बिगन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर बिगन। अंडरस्टैंड? मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अब यहीं से क्या होना शुरू हुआ कि किसी समय पर जो नवाब किसी टाइम पर मुगल बादशाह के बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, जो अधिकारी मुगल बादशाह के लॉयल होते थे, अब उनके वंशजों ने, उनके बच्चों ने बंगाल, हैदराबाद, अवध और पंजाब जैसों के अंदर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। और यही कारण थे कि छोटे जमींदार, राजा, नवाब
सारे के सारे रिवोल्ट और रिबेलियन करना शुरू कर देते हैं और एक टर्मोइल शुरू हो जाता है और हर कोई अपने इलाके पर कब्जा करके दबदबा बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। यहीं पर आप देखेंगे कि मराठा सरदारों ने नॉर्थ में बढ़ना शुरू किया। मराठा सरदारों ने पहली बार, अभी तक मैंने नक्शे में दिखाया कि मराठे साउथ में ही थे, वेस्ट में ही थे, गुजरात तक ही थे, वो ऊपर नहीं आए। अब मराठा सरदारों ने नॉर्थ में बढ़ना शुरू किया और नतीजा यहाँ पर ये देखेंगे कि 1748 जब मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई, यानी वो मरा, उस टाइम तक मुगल छोटा सा रह गया और मराठों ने अपना एम्पायर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तक बढ़ा बढ़ू के एक बड़े एम्पायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहां ये तो ठीक था, लेकिन इसके साथ साथ मराठों ने अपना एम्पायर बढ़ाया, ताकतवर किया, लेकिन इससे एक सिचुएशन और आगे ये थी कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर डिसइंटीग्रेशन बिगन। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर अगर आप देखते हैं, You can download our app from Play Store for free live demo classes.